फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आपके लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ में हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के संपादकीय लेकर आया हूं। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। देश की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच ग्राम पंचायतें अपनी एक अलग भूमिका निभाती रही हैं। हर ग्राम पंचायत की अपनी एक राजनीति होती है और अपनी ही समस्याएं। सैद्धांतिक रूप से हम भले इन ग्राम पंचायतों को देश के लोकतंत्र की आधारभूत इकाई मानते हों और उनसे बड़ी उम्मीदें भी बांधते हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें उनकी याद साल में एक बार 24 अप्रैल को ही आती है, जब पंचायती राज दिवस आता है। आमतौर पर यह दिवस शुभकामना संदेशों, कुछ सरकारी योजनाओं की घोषणा और पंचायतों की भूमिका के यशोगान जैसी औपचारिकताओं के साथ ही बीत जाता है। लेकिन इस साल पंचायती राज दिवस ऐसे मौके पर पड़ा जब देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। ऐसे में इस दिवस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मौका दे दिया कि वे न सिर्फ इस मुद्दे पर ग्राम पंचायतों से सीधा संवाद बनाएं, बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए उन्हें तैयार भी करें। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात की, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस लड़ाई को गांव के स्तर पर शुरू किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती 1.5-2 महीनों में इसका ज़्यादातर विस्तार महानगरों और बड़े छोटे शहरों में हुआ है, लेकिन तमाम पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद जिस तेजी से यह फैल रहा है, उसमें यह खतरा हमेशा बना हुआ है कि यह वायरस संक्रमण किसी भी समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है। यही एक ऐसी आशंका है जो केंद्र व राज्य सरकारों और पूरे चिकित्सा जगत को परेशान कर रही है। संक्रमण के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने का अर्थ होगा देश की 70% आबादी पर खतरे का मंडराना। गांवों में अभी भी मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं बहुत नहीं हैं। कम से कम इतनी तो कहीं नहीं है कि वहाँ कोविड-19 के मरीज की पूरी देखभाल हो सके। शहरी अस्पताल वहाँ से बहुत दूर हैं और वे पहले ही काफ़ी दबाव में हैं। ऐसे हालात में ग्राम पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं, खासकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। प्रधानमंत्री के संबोधन ने उन्हें यह भूमिका सौंपने की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि गांव वालों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी शब्दावली में नहीं समझाया जा सकता, इसलिए उन्होंने 2 गज की दूरी जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया। इसमें राज्य सरकारों और प्रशासन के लिए यह संदेश छिपा है कि गांवों से संवाद बनाने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा को अपनाना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही है कि कोरोना संकट ने एक सबसे बड़ा सबक यह दिया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। बिना आत्मनिर्भर बने इस तरह के संकटों का मुकाबला नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्तर पर हमने पिछले चंद रोज में ही यह देख लिया है कि चिकित्सा सामग्री के मामले में विदेशी बाजारों पर निर्भरता कितनी तरह की समस्याएं खड़ी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बात ग्राम पंचायतों से कही है, इसलिए इसका यह अर्थ भी लगाया जाएगा कि उनका संकेत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी है। खासकर चिकित्सा सुविधा के मामले में अगर सचमुच ऐसा हो सका तो यह एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 गुना होने की रफ्तार में कमी आने के बीच ऐसे दावे उम्मीद जगाते हैं कि अगले माह से कोरोना का प्रकोप थमने लगेगा। वास्तव में ऐसा ही हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दिल्ली, मुंबई के साथ देश के कुछ अन्य बड़े शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, उसके चलते इस सवाल पर माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा। क्या लॉकडाउन खत्म होगा या फिर कुछ जगह जारी रहेगा और शेष देश में उसमें ढील दी जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि लॉकडाउन में ढील वाले इलाकों में किस तरह की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिलेगी और उस दौरान क्या सावधानी बरतनी होगी। यह तय है कि आने वाले दिनों में इस तरह के सवाल और अधिक उभरेंगे, क्योंकि विस्तारित लॉकडाउन के खत्म होने का समय करीब आ रहा है। चूँकि सरकार के सामने लोगों की जिंदगी बचाने के साथ जीविका के साधनों को भी संबल देने की चुनौती है, इसलिए उसे बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अब जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने में करीब एक सप्ताह ही शेष है, तब फिर अन्य अनेक मसलों के साथ इस पर भी विचार करना होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो दिहाड़ी मजदूर और कामगार रुके हुए हैं, उन्हें कहां जाने की सुविधा प्रदान की जाए। उन्हें अपने गांव घर जाने की इजाज़त दी जाए या फिर वहां भेजने का प्रबंध किया जाए जहां वे काम कर रहे थे। यह सही है कि तमाम कामगार अपने गांव घर जाना चाहते हैं और यह उनकी भावनात्मक ज़रूरत भी है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कारोबारी गतिविधियां उनके श्रम और सहयोग से ही शुरू हो सकती है। बेहतर हो कि जो मजदूर अपने काम पर लौटना चाहते हैं, उन्हें न केवल इसके लिए प्रेरित किया जाए, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाया जाए कि उनकी हर संभव देखरेख होगी। इस बारे में केंद्र और राज्य मिलकर कोई फैसला करें तो बेहतर, ताकि न तो किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश रहे और न ही कोई नई समस्या सिर उठाए। कामगारों को उनके गांव घर भेजने अथवा उनके कार्यस्थलों में वापसी के प्रबंध करने के मामले में केंद्र और राज्यों को साझा फैसला करते समय उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। निसंदेह एक अन्य ज़रूरत यह भी है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति और गंभीरता का परिचय दिया जाए। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें शुभ संकेत नहीं। देश के तमाम राज्यों की तरह झारखंड में भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। संक्रमण से निपटाने के साथ साथ भूख और गरीबी के खिलाफ भी संघर्ष का एक मोर्चा खुला हुआ है। मौजूदा मुश्किल वक्त में काम के अभाव में खाली बैठे गरीबों, वंचितों और ज़रूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करने का मोर्चा कहीं अधिक व्यापक है। राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन, पुलिस थानों में सामुदायिक रसोई जैसी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि कोई भूखा ना सोए। इस कार्य में जुटे पदाधिकारियों की जवाबदेही संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे किसी चिकित्सक से कम नहीं है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में इस कार्य में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का उजागर होना चिंताजनक है। दीदी किचन और ज़रूरतमंदों के बीच बांटे जा रहे अनाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला खुद सरकार के एक मंत्री ने उजागर किया है। एक प्रखंड में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने इन गड़बड़ियों को पकड़ा है। दीदी किचन में 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराना तो दूर, 1 वक्त का भोजन भी महज कुछ लोगों को मुहैया करा कोरम की पूर्ति की जा रही है। यहाँ यह भी बता दें कि राज्य सरकार ने राशन कार्डधारियों के साथ साथ उन तमाम ज़रूरतमंदों को भी जन वितरण प्रणाली की रियायती दुकानों से राशन देने का आदेश जारी किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसमें भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। कई मामलों में जांच का आदेश भी दिया गया है। दीदी किचन के माध्यम से प्रतिदिन 5 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराया जाना है। इन केंद्रों का संचालन स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कर रही है। जाहिर है सरकार की इस अहम एजेंसी से मुश्किल वक्त में जिस जवाबदेही की आवश्यकता महसूस की गई थी, वह उसे पूरी नहीं कर रही है। संकट की इस घड़ी में गरीबों के निवाले में घोटाले से बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। इसके लिए जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, उन्हें चिन्हित कर कड़ी सजा देनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए थी डिक्टेशन, आप इसे लिखें। ये हिंदुस्तान दैनिक जागरण है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।